जांच से पुष्टि हो गई है कि पिछले साल मिले मानव अवशेष अंतिम जार के 2 लापता बच्चों के हैं। इससे साबित होता है कि निकोलस द्वितीय के पूरे करीबी परिवार के सदस्य 1 सदी से भी अधिक समय तक रोमानोव परिवार का भाग्य अफवाहों और अधूरे रिकॉर्डों में लिपटा रहा। आधिकारिक कहानियों में कहा गया था कि अंतिम रूसी शाही परिवार के सभी सदस्य अब नहीं रहे, लेकिन संदेह कभी दूर नहीं हुआ। कुछ शव अभी भी लापता थे और कई जानकारियां आपस में मेल नहीं खा रही थीं। अंततः जब उन्नत डीएनए परीक्षण इस मामले में शामिल हुआ तो परिणामों ने न केवल घटना की पुष्टि की, बल्कि रूस द्वारा जानबूझकर दबाए गए रहस्यों को भी उजागर किया। लेकिन एक शक्तिशाली राजशाही इस खोज को छुपाए रखने के लिए इतनी मेहनत क्यों करेगी? आइए हमारे साथ इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक के बारे में सच्चाई का पता लगाएं। रोमानोव परिवार का रहस्यमय ढंग से गायब होना। रोमानोव परिवार के गायब होने की कहानी 20वीं सदी की सबसे रहस्यमय त्रासदियों में से एक थी। रोमानोव परिवार ने 300 से अधिक वर्षों तक रूस पर शासन किया था। उनके पास सत्ता, धन और रुतबा था। फिर उन्होंने सब कुछ खो दिया। 1917 की रूसी क्रांति के बाद अंतिम ज़हार निकोलस द्वितीय ने अपना सिंहासन त्याग दिया। उन्होंने शासक का पद त्याग दिया और एक नई सरकार को सत्ता सौंपने पर सहमति जताई। इस बदलाव का उद्देश्य शांति और सुधार लाना था, लेकिन इसके बजाय इसने और अधिक अराजकता और संघर्ष को जन्म दिया। इसके बाद परिवार का क्या हुआ, यह दशकों तक एक रहस्य बना रहा। निकोलस द्वितीय के पदत्याग के बाद पूर्व सम्राट और उनके परिवार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया। सबसे पहले उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग के पास स्थित एक महल में नजरबंद रखा गया। निकोलस की जगह गठित अंतरिम सरकार परिवार को राजनीतिक शत्रुओं से सुरक्षित रखना चाहती थी, लेकिन वह सरकार जल्द ही बोल्शेविकों नामक एक अधिक कट्टरपंथी समूह के हाथों सत्ता से बाहर हो गई। बोल्शेविक रूस को पूरी तरह से नया रूप देने और राजशाही शासन की वापसी के किसी भी खतरे को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। गृहयुद्ध बढ़ने के साथ ही रोमानोव परिवार को एक बार फिर स्थानांतरित किया गया, इस बार साइबेरिया के टोबोल्स्क में। वहां परिवार एकांत में पहरेदारों की निगरानी में उस दुनिया से पूरी तरह अलग थलग होकर रहने लगा जिसमें वे कभी रहते थे। अप्रैल 1918 में परिवार को फिर से स्थानांतरित किया गया, इस बार यूराल पर्वतमाला में स्थित औद्योगिक शहर येकातेरिनबर्ग के एक घर में। बोल्शेविकों ने उस जगह का नाम बदलकर इपातीव हाउस रख दिया और उसे जेल में बदल दिया। पूर्व जार, उनकी पत्नी अलेक्जेंड्रा और उनके 5 बच्चे कुछ वफादार नौकरों के साथ वहां रहते थे। रोमानोव परिवार का जीवन पूरी तरह बदल गया था। वे अब न तो खुलकर चल सकते थे, न खुलकर बोल सकते थे और न ही अपने भविष्य की योजना बना सकते थे। बाहरी दुनिया उथल पुथल में थी और परिवार घर के अंदर फंसा हुआ था। उनके पास ऐसे किसी मित्र या सहयोगी से कोई संपर्क नहीं था जो उनकी मदद कर सके। 1918 के मध्य तक बाहरी हालात और भी खतरनाक हो गए थे। बोल्शेविकों का विरोध करने वाली ताकतें येकातेरिनबर्ग के करीब पहुंच रही थीं। बोल्शेविकों को डर था कि ये ताकतें रोमानोव परिवार को रिहा करने की कोशिश कर सकती हैं और उनका इस्तेमाल नई सरकार के खिलाफ दूसरों को एकजुट करने के प्रतीक के रूप में कर सकती हैं। इस संभावना को रोकने के लिए क्षेत्र में बोल्शेविक सरकार के नेताओं, स्थानीय सोवियत अधिकारियों ने रोमानोव परिवार को खत्म करने का फैसला किया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह आदेश बोल्शेविक नेतृत्व के उच्चतम स्तर से आया था। अन्य कहते हैं कि यह निर्णय मुख्य रूप से स्थानीय कमांडरों ने लिया था। इस आदेश की सटीक उत्पत्ति कई वर्षों तक विवाद का विषय बनी रही,
क्योंकि उस समय सत्ता में बैठे किसी भी व्यक्ति ने इस बारे में खुलकर बात नहीं की। 16-17 जुलाई 1918 की रात को इपातीव के घर में रोमानोव परिवार को सुरक्षा के बहाने तहखाने के एक कमरे में ले जाया गया, लेकिन वहां बोल्शेविक गार्डों और अधिकारियों का एक समूह तैयार खड़ा था। परिवार को एक पंक्ति में खड़े होने का आदेश दिया गया और बिना किसी चेतावनी के गार्डों ने गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी भीषण और अफरा तफरी भरी थी। परिवार के कुछ सदस्यों की गोली लगने से तुरंत मौत हो गई। गोलियां चलना बंद होने पर भी कुछ लोग जीवित बचे थे। पहरेदारों ने दूसरे हथियारों का सहारा लिया और जो लोग सांस ले रहे थे उन पर वार करने लगे। हिंसा पूर्ण और क्रूर थी। उस रात रोमानोव परिवार और उनके कई वफादार नौकरों की जान चली गई। नरसंहार के बाद दोषियों ने घटना को छिपाने की कोशिश की। उन्होंने शवों को एक ट्रक में लादकर शहर के बाहर एक जंगल में ले गए। वहां, जिसे बाद में कोपत्याकी जंगल के नाम से जाना गया, अवशेषों को अज्ञात कब्रों में दफना दिया गया। बाद में शवों को विकृत कर दिया गया, जला दिया गया और उन्हें और अधिक ढक दिया गया ताकि किसी के लिए भी उन्हें ढूंढना या पहचानना मुश्किल हो जाए। बोल्शेविक नेता और सोवियत सरकार नहीं चाहते थे कि सच्चाई व्यापक रूप से सामने आए। उन्हें डर था कि पूरी जानकारी सामने आने से रोमानोव परिवार के प्रति विरोध या सहानुभूति भड़क सकती है। दफन स्थलों और इस क्रूर कृत्य के विवरण को जानबूझकर छिपाने के कारण कई वर्षों तक सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। फांसी के बाद दशकों तक सोवियत सरकार ने रोमानोव परिवार के साथ जो हुआ था उसे सार्वजनिक रूप से नकार दिया। उन्होंने केवल सीमित या भ्रामक जानकारी ही जारी की। यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों में अफवाहें फैल गईं। कई लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि शाही परिवार के सभी सदस्यों को फांसी दे दी गई है। ऐसी अफवाहें फैलने लगीं कि कम से कम एक बच्चा बच गया होगा, विशेषकर सबसे छोटी बेटी। ये अफवाहें इसलिए प्रबल थीं क्योंकि इन्हें गलत साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। सबूतों की कमी ने कल्पना को बढ़ावा दिया। कुछ लोगों को उम्मीद थी कि रोमानोव परिवार अभी भी गुप्त रूप से जीवित हो सकता है। वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना था कि शवों को इतनी कुशलता से छिपाया गया था कि वे कभी नहीं मिल पाएंगे। अनिश्चितता के इस लंबे दौर में कई कहानियां और किंवदंतियां पनपीं। इनमें से कुछ दावों में खुद को रोमानोव परिवार के जीवित बच्चे बताकर धोखाधड़ी करने वाले लोग शामिल थे। परिवार के भाग्य को लेकर रहस्य बना रहने के कारण इन दावों ने जनता का ध्यान आकर्षित किया। मृत्यु का कोई आधिकारिक प्रमाण या अवशेषों का पता न होने के कारण लोगों ने आधिकारिक बयानों पर सवाल उठाए। कुछ लोगों का मानना था कि गुप्त बचाव अभियान सफल रहे थे। वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना था कि बोल्शेविकों ने बचे हुए लोगों को राजनीतिक लाभ के लिए छिपा रखा होगा। दुनिया देखती और इंतजार करती रही, लेकिन सच्चाई लाशों के साथ ही दफन हो गई। 1980 के दशक के उत्तरार्ध और 1990 के दशक के आरंभ में सोवियत नियंत्रण में ढील आने के बाद ही यह कहानी स्पष्ट होने लगी। 1979 में येकातेरिनबर्ग के पास एक कब्रगाह का पता चला, लेकिन सोवियत शासन के पतन के बाद ही इसे सार्वजनिक किया गया। 1991 में उस स्थल से अवशेषों को निकाला गया और उनकी पहचान की गई। हालांकि पूरी सच्चाई कई साल बाद सामने आई, जब अतिरिक्त अवशेष मिले और अधिक उन्नत डीएनए विश्लेषण संभव हो सका। सामूहिक कब्र की खोज। 1991 में रूस के येकातेरिनबर्ग के पास एक जंगल में एक उल्लेखनीय खोज की गई। दशकों से इतिहासकार और वैज्ञानिक रूस के अंतिम शाही परिवार के दफन स्थल की खोज कर रहे थे। यह स्थान कई वर्षों तक
एक गुप्त रहस्य बना रहा, जिसके बारे में सोवियत संघ के कुछ ही लोगों को जानकारी थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद अधिक जानकारी उपलब्ध हुई। एक भूविज्ञानी और अन्य लोगों ने, जिन्होंने लंबे समय से एक कब्र के बारे में अफवाहें सुनी थीं, उस क्षेत्र की खोज शुरू की। उन्हें एक उथली कब्र मिली जिसमें मानव हड्डियां थीं। रूसी अधिकारियों ने उस स्थल को अपने नियंत्रण में ले लिया और आधिकारिक खुदाई शुरू कर दी। जब उन्होंने और गहराई तक खुदाई की तो उन्हें बड़ी संख्या में कंकाल के अवशेष मिले। इन हड्डियों की खोज ने रोमानोव परिवार के भाग्य के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने में एक नए अध्याय की शुरुआत की। इसी बीच सामूहिक कब्र के नाम से जाने जाने वाले इस दफन स्थल में 9 व्यक्तियों के अवशेष मिले। पहले तो यह स्पष्ट नहीं था कि वे किसके थे। हड्डियां एक पूर्व खनन क्षेत्र के पास एक ऊबड़ खाबड़ बिना निशान वाले गड्ढे में एक साथ दफन थीं। यह बताने के लिए कोई स्पष्ट संकेत या चिन्ह नहीं थे कि वे किसके अवशेष थे। वैज्ञानिकों और जांचकर्ताओं का मानना था कि ये अवशेष रोमानोव परिवार और उनके करीबी नौकरों के हो सकते हैं, लेकिन उन्हें वैज्ञानिक प्रमाण की आवश्यकता थी। आगे के अध्ययन के लिए हड्डियों को सावधानीपूर्वक एकत्र किया गया और उन पर लेबल लगाए गए। यह आसान काम नहीं था, क्योंकि अवशेष पुराने, नाजुक थे और दशकों तक जमीन के नीचे रहने के कारण कई हड्डियां अधूरी थीं। हड्डियों की पहचान की पुष्टि करने के लिए वैज्ञानिकों को ऐसी तकनीकों की आवश्यकता थी जो समय के प्रभावों को झेल सकें। अवशेषों की पहचान के पारंपरिक तरीके पर्याप्त सटीक नहीं थे। हड्डियां इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं कि केवल शारीरिक विशेषताओं के आधार पर उनकी सटीक पहचान करना संभव नहीं था। लेकिन आधुनिक डीएनए विश्लेषण ने इस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया। डीएनए शरीर की प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला एक अणु है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय आनुवंशिक कोड रखता है। यद्यपि डीएनए समय के साथ नष्ट हो जाता है, वैज्ञानिकों ने पुरानी हड्डियों से इसे निकालने और विश्लेषण करने की विधियां विकसित की हैं। इन विधियों से अवशेषों से प्राप्त डीएनए की तुलना जीवित ज्ञात रिश्तेदारों के डीएनए से करना संभव हो गया है। यह साबित करने की कुंजी थी कि क्या ये हड्डियां रोमानोव परिवार के सदस्यों की थीं। डीएनए विश्लेषण का पहला चरण अवशेषों का वर्गीकरण करना था। वैज्ञानिकों ने शॉर्ट टैंडम रिपीट एनालिसिस (STR) नामक एक प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया। इस विधि में डीएनए के उन विशिष्ट भागों का अध्ययन किया जाता है जो व्यक्तियों के बीच भिन्न होते हैं। STR परीक्षण से शोधकर्ताओं को यह पता चला कि कंकाल एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित थे। परिणाम से पता चला कि 9 अवशेषों में से 2 वयस्क पुरुष और 2 महिला थे तथा 3 शिशु महिलाएं थीं। आपसी संबंध के पैटर्न से संकेत मिलता है कि हड्डियों में एक परिवार मौजूद था। न्यूक्लियर डीएनए के परिणामों से पता चला कि वयस्क संभवतः बच्चों के माता-पिता थे और बच्चे आपस में संबंधित थे। अन्य 4 कंकाल इस परिवार समूह से निकटता से संबंधित नहीं थे, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे उस समय रोमानोव परिवार के साथ मौजूद नौकर या कर्मचारी हो सकते हैं। दूसरे प्रकार का प्रमुख डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या mtDNA था। यह डीएनए केवल माता से ही प्राप्त होता है और इसका उपयोग कई पीढ़ियों पहले तक मातृवंश का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने महारानी और उनकी बेटियों के माने जाने वाले अवशेषों से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के नमूने लिए। इसके बाद उन्होंने इन नमूनों की तुलना उन जीवित रिश्तेदारों के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से की जिनका मातृवंश एक ही था। महारानी अलेक्जेंड्रा और उनके बच्चों के मामले में उन्होंने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की तुलना ब्रिटिश शाही परिवार के उन जीवित सदस्यों के डीएनए से की जिनके बारे में ऐतिहासिक अभिलेखों से यह ज्ञात था
कि उनके मातृ पूर्वज एक ही थे। परिणाम निर्णायक थे। अवशेषों से प्राप्त माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जीवित मातृ संबंधी रिश्तेदारों के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से मेल खाता था। इस मेल से पुख्ता सबूत मिला कि ये महिला अवशेष वास्तव में महारानी और उनकी बेटियों के ही थे। वयस्क पुरुष की पहचान करना अधिक जटिल था, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का उपयोग पिता की पहचान की पुष्टि करने के लिए नहीं किया जा सकता। इसके बजाय वैज्ञानिकों ने जार निकोलस द्वितीय के माने जाने वाले अवशेषों से प्राप्त माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए mtDNA की तुलना उन जीवित रिश्तेदारों के mtDNA से की जिनका जहार के विस्तारित परिवार के माध्यम से मातृ संबंध था। परिणामों में लगभग एक समान अनुक्रम पाए गए, जिससे यह पुष्टि हुई कि कब्र में दफन वयस्क पुरुष रूस के अंतिम ज़हार थे। परीक्षण के इस भाग में डीएनए अनुक्रम में होने वाले मामूली बदलावों से निपटने के लिए उन्नत विधियों का उपयोग किया गया, जो किसी व्यक्ति के mtDNA में स्वाभाविक रूप से हो सकते हैं। STR और mttDNA परीक्षणों के संयुक्त परिणामों से स्पष्ट तस्वीर सामने आई। सामूहिक कब्र में मिली हड्डियां एक ऐसे परिवार समूह की थीं जो ऐतिहासिक रोमानोव परिवार से मेल खाती थीं। इनमें अंतिम ज़ार निकोलस द्वितीय, उनकी पत्नी जारिना और उनकी 3 बेटियां शामिल थीं। अन्य 4 व्यक्ति परिवार के सदस्य नहीं थे, लेकिन वे उन जात नौकरों और कर्मचारियों से मेल खाते थे जिन्हें परिवार के साथ फांसी दी गई थी। वैज्ञानिकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक काम किया कि मिलान सटीक हो और संदूषण या त्रुटि का परिणाम न हो। दुर्भाग्य से इस प्रारंभिक खुदाई के माध्यम से लापता बेटे त्सारेविच एलेक्सी और एक बेटी की पहचान करना संभव नहीं हो सका, जिससे उस समय एक छोटा सा रहस्य अनसुलझा रह गया। फिर भी डीएनए का उपयोग करके परिवार के मुख्य सदस्यों की पहचान एक वैज्ञानिक सफलता थी, जिसने उस बात की पुष्टि की जिसे कई इतिहासकार लंबे समय से मानते आ रहे थे, लेकिन साबित नहीं कर पाए थे। इन डीएनए परीक्षणों के परिणाम 1993 में ब्रिटिश और रूसी वैज्ञानिकों द्वारा सार्वजनिक रूप से घोषित किए गए थे, जिन्होंने इस परियोजना पर एक साथ काम किया था। यह पहली बार था जब आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का उपयोग सफलतापूर्वक एक सदी पुराने अवशेषों की पहचान करने के लिए किया गया था, जिनके बारे में माना जाता था कि वे एक प्रसिद्ध शाही परिवार से संबंधित थे। वैज्ञानिक समुदाय में कई लोगों ने इन निष्कर्षों को स्वीकार किया और रोमानोव परिवार के दुखद अंत को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। अवशेषों का जीवित रिश्तेदारों से मिलान करके वैज्ञानिकों ने 70 वर्षों से अधिक समय से चले आ रहे रहस्य को सुलझा लिया। इस सफलता के बाद भी कुछ सवाल अनसुलझे रह गए। परिवार से लापता 2 बच्चों का मूल कब्र में कोई उल्लेख नहीं मिला। उनके अवशेषों के ठिकाने या उनके फांसी से बच जाने को लेकर तरह तरह की अफवाहें और अटकलें चलती रहीं। वैज्ञानिक और पुरातत्वविद अतिरिक्त सबूतों की खोज में जुटे रहे। कई वर्षों बाद एक और खोज और परीक्षणों से रोमानोव परिवार के दफन की पूरी तस्वीर सामने आई, जिससे अंततः पुष्टि हुई कि परिवार के सभी सदस्यों को मार डाला गया था और येकातेरिनबर्ग के पास दफनाया गया था। रोमानोव परिवार के लापता बच्चों की खोज। रोमानोव परिवार के साथ वास्तव में क्या हुआ, यह जानने के लिए वैज्ञानिकों ने वर्षों तक कड़ी मेहनत की और इस पहेली के हर एक टुकड़े को खोजने का प्रयास किया। 1991 में सामूहिक कब्र की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि रोमानोव परिवार के अधिकांश सदस्य उसी दफन स्थल में दफन थे। इससे परिवार के 2 सदस्य लापता रह गए। लापता अवशेष सिंहासन के उत्तराधिकारी त्सारेविच एलेक्सी और उनकी बहनों में से एक मारिया या अनास्तासिया के थे।
दुनिया भर के वैज्ञानिकों को पता था कि अगर वे लापता शवों को ढूंढ लेते हैं तो वे इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा सकते हैं। लापता रोमानोव बच्चों को खोजने की उत्सुकता कभी कम नहीं हुई। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने पुराने अभिलेखों का अध्ययन किया, जिनमें 1918 में मुख्य जल्लाद के लिखे नोट्स भी शामिल थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि नरसंहार के बाद शवों के साथ क्या किया गया था। इन नोट्स में बताया गया था कि 9 शवों को एक ही कब्र में दफनाया गया था, जबकि एलेक्सी और उसकी एक बहन के शवों को जलाकर एक अलग स्थान पर दफनाया गया था। इस जानकारी ने बाद की खोजों में मार्गदर्शन प्रदान किया। पुरातत्वविदों और शौकिया इतिहास समूहों ने येकातेरिनबर्ग के पास इस अलग दफन स्थल की खोज शुरू की। कई वर्षों तक एक से अधिक खोज दल ने अवशेषों का पता लगाने का प्रयास किया। कुछ को हड्डियों के छोटे टुकड़े, कपड़ों के टुकड़े और अन्य साक्ष्य मिले, जिनसे दूसरे दफन स्थल की ओर संकेत मिला। फिर भी 2007 की गर्मियों तक कोई स्पष्ट खोज नहीं हो पाई थी। बड़े सामूहिक कब्रगाह से लगभग 70 मीटर की दूरी पर पुरातत्वविदों को बुरी तरह जले और क्षतिग्रस्त मानव अवशेष मिले। उनका स्थान पहले के ऐतिहासिक लेखों में वर्णित स्थान से मेल खाता था और वैज्ञानिकों को एक नया सुराग प्रदान किया। 2007 में मिले इन अवशेषों की सावधानीपूर्वक जांच की गई। इनमें एक युवा लड़के के कंकाल के हिस्से और एक युवती के कंकाल के हिस्से शामिल थे। ये हड्डियां नाजुक और जली हुई थीं, जिससे इनकी पहचान करना मुश्किल हो गया था। लेकिन वैज्ञानिकों ने नए वैज्ञानिक उपकरणों और उन्नत डीएनए परीक्षण विधियों का उपयोग किया, जो 1990 के दशक की शुरुआत में उपलब्ध विधियों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी थे। इन अधिक शक्तिशाली उपकरणों में 3 प्रकार के डीएनए परीक्षण शामिल थे। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या mtDNA का उपयोग किया गया क्योंकि इसकी तुलना रोमानोव परिवार के जात मात्र संबंधी रिश्तेदारों के डीएनए से की जा सकती थी, और ऑटोसोमल शॉर्ट टैंडम रिपीट या STR का भी उपयोग किया गया। परीक्षण में डीएनए पैटर्न की जांच की गई, जिससे यह पता चल सके कि व्यक्ति एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। YSTR परीक्षण में पिता से पुत्र में स्थानांतरित होने वाली आनुवंशिक जानकारी का अध्ययन किया गया और इसका उपयोग पुरुष डीएनए वंशों का मिलान करने के लिए किया गया। इन तीनों विधियों का एक साथ उपयोग करके वैज्ञानिकों के पास 80 वर्ष से अधिक पुरानी हड्डियों की पहचान करने के लिए शक्तिशाली उपकरण उपलब्ध थे। वैज्ञानिकों ने ये परीक्षण अत्यंत सावधानीपूर्वक किए। पहला कदम था उस लड़के के अवशेषों से प्राप्त डीएनए की तुलना ज़ार निकोलस द्वितीय के पहले से पहचाने गए अवशेषों और ज्ञात जीवित रिश्तेदारों के डीएनए से करना। चूंकि YSTR डीएनए पिता से पुत्र में सीधे स्थानांतरित होता है, इसलिए इसका उपयोग यह पुष्टि करने के लिए किया जा सकता था कि लड़का जैविक रूप से निकोलस द्वितीय से संबंधित था। परिणामों में मिलान पाया गया, जिससे पुष्टि हुई कि लड़का वास्तव में त्सारेविच एलेक्सी ही था। इस पुष्टि से रूसी सिंहासन के उत्तराधिकारी के जीवित होने को लेकर दशकों से चल रही अटकलों का अंत हो गया। परीक्षण से यह भी पता चला कि युवती का मातृ पक्ष से रोमानोव परिवार से आनुवंशिक संबंध था। उसका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उसकी माता महारानी अलेक्जेंड्रा के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और जीवित रिश्तेदारों के डीएनए से काफी मिलता जुलता था। इन परिणामों से पुष्टि हुई कि वह महिला ज़ार की बेटियों में से एक थी, या तो मारिया या अनास्तासिया। आनुवंशिक परीक्षण इतने पुख्ता थे कि वैज्ञानिकों ने सबूतों को लगभग अकाट्य बताया। एलेक्सी और उसकी एक बहन की खोज कहानी में महज एक मामूली घटनाक्रम नहीं थी। इससे रोमानोव परिवार के प्रत्येक सदस्य के दफन स्थान के बारे में अंतिम अधूरी जानकारी पूरी हो गई।
वैज्ञानिकों द्वारा नव प्राप्त अवशेषों की पहचान की पुष्टि करने के बाद वे विश्वासपूर्वक कह सकते थे कि सभी 7 बच्चों की मृत्यु 1918 में हुई थी। संपूर्ण डीएनए रिकॉर्ड से यह स्थापित हो गया कि रोमानोव परिवार का कोई भी सदस्य जीवित नहीं बचा था। आधुनिक डीएनए परीक्षण से अंततः यह स्पष्ट हो गया कि रोमानोव परिवार के सभी सदस्यों को येकातेरिनबर्ग के पास दफनाया गया था। लापता शवों की पहचान करने वाली वैज्ञानिक खोजों ने ऐतिहासिक जांच में फोरेंसिक आनुवंशिकी के सबसे महत्वपूर्ण उपयोगों में से एक को चिह्नित किया। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ऑटोसोमल शॉर्ट टैंडम रिपीट और वाई शॉर्ट टैंडम रिपीट परीक्षण के संयोजन ने उन हड्डियों का विश्लेषण करना संभव बना दिया जो समय, आग और साक्ष्यों को नष्ट करने के जानबूझकर किए गए प्रयासों से क्षतिग्रस्त हो गई थीं। इस परीक्षण की सफलता ने साबित कर दिया कि ऐतिहासिक हस्तियों से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे रहस्यों को सुलझाने के लिए नई वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जा सकता है। सावधानीपूर्वक प्रयोगशाला कार्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से वैज्ञानिकों ने व्यक्तियों के बीच संबंधों का पुनर्निर्माण किया और कई पीढ़ियों तक जीवित रिश्तेदारों के साथ अवशेषों को जोड़ा। यह विज्ञान और इतिहास दोनों के लिए एक बड़ी सफलता थी। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए रोमानोव परिवार की कहानी एक नए स्तर पर पहुंच गई है। साक्ष्यों से स्पष्ट रूप से पता चला है कि त्सारेविच एलेक्सी और उनकी एक बहन को मुख्य कब्रिस्तान के पास एक अलग कब्र में दफनाया गया था। इन खोजों ने न केवल उनकी मृत्यु की पुष्टि की, बल्कि पूरे रोमानोव परिवार के आनुवंशिक रिकॉर्ड को भी पूरा किया। हालांकि एलेक्सी के साथ किस बेटी को दफनाया गया था, इस बारे में कुछ सवाल अभी भी बने हुए थे, लेकिन दोनों बच्चों के मिल जाने से लापता अवशेषों का लंबा रहस्य सुलझ गया। शाही परिवार के हर सदस्य की पहचान डीएनए के माध्यम से हो गई। इन आनुवंशिक प्रयासों की सफलता ने वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के अन्य ऐतिहासिक मामलों को देखने के तरीके को बदल दिया। इस कार्य ने यह प्रदर्शित किया कि विज्ञान उन प्रश्नों के उत्तर निश्चितता प्रदान कर सकता है जिनका उत्तर केवल इतिहास से नहीं मिल सकता। डीएनए साक्ष्य से जुड़े विवाद। रोमानोव अवशेषों की डीएनए पहचान से विवाद तुरंत समाप्त नहीं हुआ। वैज्ञानिकों द्वारा पुख्ता आनुवंशिक मिलान की घोषणा के बाद भी कई वर्षों तक असहमति बनी रही। विवाद का मुख्य कारण डीएनए परीक्षण का विचार नहीं था, बल्कि परीक्षण के तरीके, प्रक्रिया के नियंत्रण और परिणामों पर राजनीतिक या ऐतिहासिक दबाव के प्रभाव को लेकर चिंता थी। रोमानोव परिवार कोई साधारण ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं था, इसलिए वैज्ञानिक कार्य के हर पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया गया। छोटी-छोटी अनिश्चितताएं बढ़ गईं और संदेह तेजी से फैल गया। एक बड़ी चुनौती अवशेषों की स्थिति से संबंधित थी। हड्डियां 70 वर्षों से अधिक समय से कठोर मिट्टी में दबी हुई थीं। कुछ अवशेष जल गए थे, टूट गए थे या जल्लादों द्वारा सबूत छिपाने के लिए इस्तेमाल किए गए रसायनों के संपर्क में आ गए थे। डीएनए समय के साथ, विशेषकर गर्मी और नमी में, नष्ट हो जाता है। इससे उसे निकालना मुश्किल हो गया। 1990 के दशक में शुरुआती डीएनए परीक्षण के लिए आनुवंशिक सामग्री के बहुत छोटे टुकड़ों के साथ काम करना पड़ता था। आलोचकों का तर्क था कि खराब हो चुके डीएनए से संदूषण या गलत अनुक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि प्रयोगशालाओं ने सख्त प्रक्रियाओं का पालन किया, फिर भी संदेह बना रहा, क्योंकि नमूने नाजुक और अपूर्ण थे। विवाद का एक अन्य प्रमुख मुद्दा जर निकोलस द्वितीय से संबंधित माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के परिणामों से जुड़ा था। वैज्ञानिकों ने उनके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में हेट्रोप्लाज्मी नामक एक दुर्लभ आनुवंशिक भिन्नता पाई। हेट्रोप्लाज्मी का अर्थ है
कि एक ही व्यक्ति में एक से अधिक प्रकार के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मौजूद होते हैं। यह असामान्य है, लेकिन प्राकृतिक रूप से होता है। कुछ आलोचकों का दावा है कि इस भिन्नता ने पहचान को कमजोर कर दिया, क्योंकि शुरुआती डीएनए तुलनाओं में पूर्ण मिलान की उम्मीद थी। इस आनुवंशिक विशेषता के बारे में शुरुआती गलतफहमियों ने जनता के संदेह और षड्यंत्र सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। धार्मिक विवाद ने भी अहम भूमिका निभाई। रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च डीएनए निष्कर्षों को स्वीकार करने में सतर्क था। चर्च के नेताओं ने केवल वैज्ञानिक प्रमाणों पर ही नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक निश्चितता की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि क्या अवशेषों का उचित उपचार किया गया था और क्या सभी परीक्षण पारदर्शी थे। चर्च के कुछ सदस्यों को आशंका थी कि राजनीतिक उद्देश्यों ने परिणामों की त्वरित स्वीकृति को प्रभावित किया था। चूंकि रोमानोव परिवार को बाद में संत घोषित किया गया था, इसलिए प्रामाणिकता का प्रश्न धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया। इसके चलते अवशेषों को चर्च द्वारा आधिकारिक मान्यता मिलने में देरी हुई। राजनीतिक संदर्भ ने एक और चुनौती खड़ी कर दी। प्रारंभिक डीएनए परीक्षण सोवियत संघ के पतन के कुछ ही समय बाद हुआ था। रूस में तेजी से बदलाव हो रहे थे और सरकारी संस्थानों पर लोगों का भरोसा कम था। कुछ लोगों का मानना था कि नया रूसी राज्य राष्ट्रीय इतिहास को नया रूप देने के लिए रोमानोव मामले को जल्द से जल्द बंद करना चाहता था। वहीं कुछ अन्य लोगों को पश्चिमी प्रभाव का संदेह था, क्योंकि डीएनए विश्लेषण में ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने अहम भूमिका निभाई थी। ये संदेह वैज्ञानिक त्रुटियों पर आधारित नहीं थे, बल्कि सोवियत शासन के तहत दशकों तक कायम रही गोपनीयता के कारण पैदा हुए अविश्वास पर आधारित थे। वैज्ञानिक समुदाय के भीतर भी मतभेद मौजूद थे। जहां अधिकांश आनुवंशिकीविदों ने परिणामों को स्वीकार कर लिया, वहीं कुछ ने प्रयोगशाला विधियों, नमूनों के प्रबंधन और अभिरक्षण की श्रृंखला पर सवाल उठाए। कुछ लोगों का तर्क था कि स्वतंत्र परीक्षण को अलग अलग प्रयोगशालाओं और नई तकनीक का उपयोग करके दोहराया जाना चाहिए। समय के साथ ठीक यही हुआ। अधिक उन्नत विधियों का उपयोग करके किए गए अतिरिक्त परीक्षणों से ऐसे परिणाम प्राप्त हुए जो मूल निष्कर्षों से मेल खाते थे। बाद में मिली इन पुष्टियों ने वैज्ञानिक मतभेदों को कम किया, लेकिन शुरुआती आलोचनाओं ने जनमत पर गहरा प्रभाव छोड़ा। मीडिया कवरेज ने विवाद को और बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। रिपोर्टों में अक्सर आम सहमति के बजाय संदेह पर जोर दिया जाता था, क्योंकि अनिश्चितता लोगों का ध्यान आकर्षित करती थी। डीएनए विधियों की तकनीकी व्याख्याओं की तुलना में संभावित त्रुटियों, छिपे हुए दस्तावेजों या गुप्त रूप से जीवित बचे लोगों के बारे में कहानियां तेजी से फैल गईं। जटिल आनुवंशिक अवधारणाओं को सरल बना दिया गया या गलत समझा गया। इससे जनता में भ्रम पैदा हुआ और मिथकों को सबूतों की तुलना में अधिक समय तक पनपने का मौका मिला। रोमानोव मामला इस बात का उदाहरण बन गया कि कैसे वैज्ञानिक सत्य भावनाओं, राजनीति और अपूर्ण समझ के साथ मिलकर चुनौती का सामना कर सकता है। एक और चुनौती अंतिम 2 बच्चों की पहचान से जुड़ी थी। उनके अवशेष मिलने और परीक्षण के बाद भी इस बात पर बहस जारी रही कि किस बेटी को एलेक्सी के साथ दफनाया गया था। शुरुआती रिपोर्टों में इस बात पर मतभेद था कि अवशेष मारिया के हैं या अनास्तासिया के। इस बहस से इस निष्कर्ष पर कोई असर नहीं पड़ा कि सभी बच्चे मृत थे, लेकिन इसने सार्वजनिक चर्चा में अनिश्चितता की एक और परत जोड़ दी। बाद में किए गए आनुवंशिक और मानवशास्त्रीय अध्ययनों ने पहचान को स्पष्ट किया, लेकिन पहले से मौजूद भ्रम ने कुछ हलकों में संदेह को और मजबूत कर दिया था। समय के साथ बार बार किए गए परीक्षणों ने अधिकांश विवादों को सुलझाने में मदद की।
नई डीएनए तकनीकों ने वैज्ञानिकों को नमूनों का अधिक सटीकता से पुनः विश्लेषण करने की अनुमति दी। प्रत्येक नए अध्ययन ने संदेह की गुंजाइश को कम कर दिया। सबूतों की मजबूती कहानी में बदलाव के कारण नहीं, बल्कि तकनीक में सुधार के कारण बढ़ी। इन तकनीकी प्रगति के बावजूद रोमानोव डीएनए मामला इतिहास के सबसे चर्चित फोरेंसिक जांचों में से एक बना हुआ है, क्योंकि रोमानोव परिवार का एक खास महत्व था। इसलिए उनके भाग्य के बारे में किसी भी निष्कर्ष का महत्व प्रयोगशाला से कहीं अधिक व्यापक था। अंतिम संस्कार को लेकर संघर्ष। दशकों के रहस्य और वैज्ञानिक जांच के बाद रोमानोव परिवार के अवशेष न केवल ऐतिहासिक सत्य के केंद्र में आ गए, बल्कि इस बात के भी केंद्र में आ गए कि आधुनिक रूस अपने अतीत को कैसे याद करता है। 1990 के दशक में 1918 में बोल्शेविक बलों द्वारा रोमानोव परिवार को फांसी दिए जाने के 80 साल बाद डीएनए परीक्षण के माध्यम से पहचाने गए अवशेषों को अंततः एक औपचारिक अंतिम संस्कार समारोह में दफनाया गया। यह अंतिम संस्कार सेंट पीटर्सबर्ग के सेंट पीटर और पॉल कैथेड्रल में स्थित सेंट कैथरीन चैपल में हुआ, जो रूसी सम्राटों और शाही राजवंश के सदस्यों का पारंपरिक विश्राम स्थल है। इन अवशेषों में जार निकोलस द्वितीय, जारिना एलेक्जेंड्रा, उनकी 3 बेटियां और उनके परिवार के 4 वफादार सदस्य शामिल थे। पुनर्दफन की यह प्रक्रिया रूस में हुए लंबे राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों का परिणाम थी। सोवियत संघ के पतन के बाद रोमानोव परिवार के बारे में पहले दबा हुआ इतिहास सामने आया और राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व वाली रूसी सरकार ने देश के अतीत से निपटने के व्यापक प्रयास के तहत 1918 की त्रासदी को औपचारिक रूप से स्वीकार करने की कोशिश की। राजकीय अंत्येष्टि में दुनिया भर से रोमानोव परिवार के रिश्तेदार, राजनयिक और विदेशी शाही परिवारों के प्रतिनिधि शामिल हुए, और यह राष्ट्रीय चिंतन और उस क्रूर कृत्य के लिए क्षमा याचना का एक प्रतीकात्मक क्षण था जो ऐतिहासिक तनाव का स्रोत बना रहा था। 1998 के अंतिम संस्कार की औपचारिक प्रकृति के बावजूद यह घटना विवादों से अछूती नहीं रही। रोमानोव परिवार की कुछ शाखाएं, विशेषकर दूर के वंशवादी रिश्तेदार, समारोह में शामिल नहीं हुए। इन सदस्यों का तर्क था कि अवशेषों की प्रामाणिकता को लेकर अनसुलझे सवाल और शाही विरासत पर वैध दावों को लेकर चल रहे विवादों के कारण समारोह में भाग लेना कठिन था। इस विभाजन ने इस बात पर गहरे मतभेदों को उजागर किया कि रोमानोव विरासत को कैसे मान्यता दी जानी चाहिए और आधुनिक दुनिया में परिवार के इतिहास के बारे में बोलने का अधिकार किसके पास है। रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च ने भी पुनर्दाह संस्कार में एक जटिल भूमिका निभाई। चर्च ने रोमानोव परिवार को आध्यात्मिक गरिमा के साथ अंत करने वाले व्यक्तियों के रूप में मान्यता देते हुए संत घोषित किया था। 1998 में चर्च ने अंतिम संस्कार में पूरी तरह से भाग लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे पहले के परीक्षणों की सटीकता पर संदेह था और हड्डियों को पवित्र अवशेष के रूप में मान्यता देने से पहले वह और अधिक सत्यापन चाहता था। यह सतर्क रुख रूस द्वारा रोमानोव परिवार को सम्मानित करने के तरीके में आस्था, परंपरा और ऐतिहासिक साक्ष्यों के गहरे अंतर संबंध को दर्शाता है। कहानी 1998 के समारोह के साथ समाप्त नहीं हुई। 2007 में मूल कब्रगाह के पास सारेविच एलेक्सी और उनकी एक बहन के माने जाने वाले अतिरिक्त अवशेष खोजे गए। डीएनए परीक्षण ने उनकी पहचान की पुष्टि की, लेकिन 1 दशक पहले दफनाए गए अवशेषों के विपरीत इन्हें तुरंत परिवार के साथ नहीं दफनाया गया। रूसी अनऑर्थोडॉक्स चर्च ने
इन अंतिम अवशेषों को अन्य अवशेषों के साथ गिरजाघर में रखने से पहले और परीक्षण कराने पर जोर दिया और परिवार के संत होने के धार्मिक दर्जे को देखते हुए पूर्ण निश्चितता की आवश्यकता पर बल दिया। इस बीच राज्य के अधिकारियों और कई इतिहासकारों ने वैज्ञानिक साक्ष्यों को पर्याप्त माना। इस असहमति के कारण इस बात पर लगातार बहस चलती रही कि इन अवशेषों को आधिकारिक तौर पर कब और कहां दफनाया जाएगा। परिवार के सभी सदस्यों के अंतिम संस्कार को एकीकृत करने के प्रयास बाद के वर्षों तक जारी रहे। एलेक्सी और उनकी बहन को पहले से दफनाए गए लोगों के साथ शाही मकबरे में कैसे शामिल किया जाए, इस पर विचार करने के लिए सरकारी सलाहकार समूह और कार्य बल गठित किए गए। कई बार प्रस्तावों में अंतिम संस्कार समारोहों के लिए विशिष्ट तिथियों और रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के साथ समन्वय का सुझाव दिया गया। हालांकि प्रामाणिकता, परंपरा और वैज्ञानिक निष्कर्षों को धार्मिक मान्यता के साथ संतुलित करने के तरीकों पर अलग-अलग विचारों के कारण बातचीत जटिल बनी रही। रोमानोव परिवार का पुनर्दाह और उससे जुड़े विवाद न केवल इतिहास के लिए बल्कि रूस में स्मृति और पहचान से निपटने के तरीके के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में अवशेषों का पुनः दफनाना सुलह और स्मरण के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कार्य करता है। यह सोवियत संघ के विघटन के बाद बने देश द्वारा अतीत के उस दुखद पहलू को स्वीकार करने का प्रयास था जो 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय तक छिपा रहा था। फिर भी दफनाने के अधिकार और मान्यता को लेकर चल रही बहसें यह भी दर्शाती हैं कि आधुनिक रूस में इतिहास, धर्म और राजनीति किस प्रकार परस्पर जुड़े हुए हैं। यह बिंदु वैज्ञानिक खोजों को इस सवाल से जोड़ता है कि राष्ट्र ऐतिहासिक त्रासदियों को कैसे याद करते हैं। यह दर्शाता है कि डीएनए साक्ष्य से रोमानोव परिवार के अवशेषों की पहचान स्पष्ट होने के बावजूद मृतकों के अंतिम संस्कार मान्यता और सम्मान से जुड़े निर्णय सांस्कृतिक मूल्यों, धार्मिक मान्यताओं और अनसुलझे सामाजिक विभाजनों से प्रभावित होते हैं। रूसी इतिहास के इस काले अध्याय पर आपके क्या विचार हैं? टिप्पणियों में अपने विचार अवश्य साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जाने से पहले स्क्रीन पर चल रहे अन्य वीडियो भी देखें।